चलिए सर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज की क्लास से हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेनिंग जो कि आपके कोर्स का पार्ट, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो कि आपके कोर्स का पार्ट है, वो एरिया हमने कवर करना है। बेसिकली ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये आईकेएफ की तरफ से इशू किए गए, आईकेएफ की तरफ से रेगुलेट किए गए, जो कि सर्टेन एनपीओ जो कि कुछ सर्टेन थ्रेशोल्ड मीट कर रहे हो उनको फॉलो करना लाजमी, उनके फॉलो करना उनके ऊपर लाजमी है। कुछ एनपीओ ऐसे भी है जिनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ की एप्लीकेशन ऑप्शनल है। बेसिकली एक थ्रेशोल्ड स्पेसिफाइड है कि अगर इस थ्रेशोल्ड का एनपीओ होगा तो उनको लाजमी है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करना है। अगर बिलो थ्रेशोल्ड एनपीओ है तो उनके केसेस में ऑप्शनल रखा गया है कि वो चाहे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, या चाहे तो अब तक जो हम एनपीओ के इस चैप्टर के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते आए उस फॉर्मेट पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर ले। अब देखें, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा नई रॉकेट साइंस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं कवर करवाई चाहिए। इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा नए अकाउंटिंग के रूल्स नहीं बताए जाएंगे। वही बातें मोरलेस जो हमने अब तक अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कवर की है। लाइक हम सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट करते थे, सब्सक्रिप्शन इनकम की क्या ट्रीटमेंट करते थे। इसी तरीके से हमारे पास कोई डिफरेंट 5-6 तरह की एनपीओ की इनकम हुआ करती थी कि भाई कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी से इनकम आ सकती है, कोई इवेंट बेस्ड इनकम आ सकती है, कोई सब्सक्रिप्शन इनकम आ सकती है। सब्सक्रिप्शन भी पीरियोडिक सब्सक्रिप्शन हो सकती है या लाइफ टाइम मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन हो सकती है। लाइफ टाइम मेंबर सब्सक्रिप्शन में हमने 3 डिफरेंट तरह की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ी थी। तो मोर और लेस जो सारी ट्रीटमेंट्स हमने पहले कवर की थी, जो सारे अकाउंटिंग रूल्स हमने पहले कवर किए थे, वही इंफॉर्मेशन वही नॉलेज अपनी कैरी फॉरवर्ड कर रहे होंगे। इस एरिया में इनकी प्रेजेंटेशन पे बात होगी। इस एरिया में इनकी प्रेजेंटेशन पे बात होगी कि आपने वो सारी इंफॉर्मेशन या आपने जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं उनका फॉर्मेट, उनका स्पेसिमेन क्या होना चाहिए। तो बेसिकली ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, ये 2 मेथड्स या 2 तरह की प्रेजेंटेशन या 2 तरह की अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है। वन इज कॉल्ड डेफरल मेथड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। वन इज कॉल्ड डेफरल मेथड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। और बीन एंड एनपीओ हमारे पास एज अ मैटर ऑफ चॉइस, हमारी मर्जी है कि हम इधर अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डेफरल मेथड पे बना रहे होंगे या फिर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड पे बना रहे होंगे। अच्छा, अब सवाल ये क्रिएट होता है कि आपने ये तो बता दिया कि सर डेफरल मेथड या रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड, ये 2 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। एज अ मैटर ऑफ चॉइस हमारी मर्जी है कि हम अपने एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइदर ऑफ दीज 2 मेथड किसी एक फॉर्मेट पे, किसी एक स्पेसिमेन पे, किसी एक वे में प्रेजेंट कर रहे होंगे। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ये 2 अकाउंटिंग मेथड्स बताते क्या हैं, सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या ये 2 डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड एक्चुअली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है और वो जो कंट्रीब्यूशन किसी ना किसी रिस्पेक्टिव या रेलेवेंट फंड में जा रहा है, उस कंट्रीब्यूशन और उस फंड की अकाउंटिंग ये 2 डिफरेंट वेज में की जा सकती है। मोर और लेस हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो वैसे ही होंगे जैसे एक नॉर्मल कंपनी के केस में होता है। हम एक नॉर्मल कंपनी के केस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में टोटल 5 तरह के स्टेटमेंट्स बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज एंड नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी तरह के 5 स्टेटमेंट्स या 5 तरह की इंफॉर्मेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रिपेयर की जाती है। नंबर 1 इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, दैट इज सेम एज फॉर नॉर्मल कंपनी, दैट इज बैलेंस शीट। Number 2 is income and expenditure statement. That is more like a comprehensive income statement. जिस तरह से आप एक नॉर्मल कमर्शियल प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी में टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की स्टेटमेंट बनाते हो, इसी तरीके से आप एनपीओ में एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हो। हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर मल्टीपल सवाल सॉल्व कर चुके हैं कि हम पहले सारे इनकम्स प्लॉट करते हैं, फिर सारे एक्सपेंसेस प्लॉट करते हैं और फिर हमारे पास इन दी एंड सरप्लस या डेफिसिट आ जाता है। एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं लिखी है जो कि बजाय बाय नेम आपको नहीं नजर आ रही है, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स और फंड्स। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स और फंड्स, अब ये क्या चीज है सर? जिस तरह से एक नॉर्मल कमर्शियल कंपनी में, एक प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी में हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं ना, जिस तरह से हम एक नॉर्मल प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं ना, इसी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स या फंड्स बनाया जा रहा होगा। हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में क्या करते थे कि साल के शुरू में अपनी इक्विटी के सारे नंबर्स लिख देते थे
कि भाई साल के शुरू में शेयर कैपिटल इतना है, साल के शुरू में शेयर प्रीमियम, रिटेन अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस इतना है। फिर इसकी एक मूवमेंट बनाते थे कि ड्यूरिंग द ईयर इक्विटी के सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स में क्या इंक्रीज या डिक्रीज आया। वो इंक्रीज या डिक्रीज नए शेयर्स इशू होने की वजह से हो सकता है, प्रॉफिट्स की वजह से हो सकता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की वजह से हो सकता है, डिविडेंड की वजह से डिक्रीज हो सकता है, और एट द एंड हमारे पास क्लोजिंग नेट इक्विटी के नंबर्स आ जाते थे। इसी तरीके से सेम उसी तरीके से सेम उसी कॉन्सेप्ट सेम उसी लॉजिक की तरह यहाँ पे हमने एक डिफरेंट नाम से चीज बनानी होगी जिसे हम नाम देंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स और फंड्स। है बिल्कुल ये वैसे ही जैसे आप एक नॉर्मल प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी में स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते थे। यानी आपके पास जितने भी फंड्स होंगे आप सारे फंड्स के ओपनिंग बैलेंसेस रखोगे, ड्यूरिंग द ईयर उन फंड्स में जो जो इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, ड्यूरिंग द ईयर उन फंड्स में जो जो इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा होगा वो इस स्टेटमेंट में आपको नजर आ रहा होगा, और इन द एंड इन सारे फंड्स का क्लोजिंग बैलेंस आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स में नजर आ रहा होगा। और एक और मैंने यहाँ पे लिखा था स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज भी मोर और लेस बिल्कुल वैसे ही बन रहा होता है जैसे आप एक नॉर्मल प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी का कैश फ्लो बना रहे होते हो। अब हम दोबारा से बात करें कि भाई इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तुम्हें दो तरह से प्रेजेंटेशन या दो तरह से जो है ना नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सारे फाइनेंशियल मामला को प्रेजेंट करने के तरीकेकार बताए जाएंगे। एक कहलाया जाएगा डेफरल मेथड, एक कहलाया जाएगा रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। और मैंने कहा ना कि इन दोनों मेथड्स में बेसिकली क्या चीज बताई जा रही है सर, इन दोनों मेथड्स में एक्चुअली ये बताया जा रहा है कि अगर एक फंड, अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह के कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है तो डिफरेंट तरह के कंट्रीब्यूशन को किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, किस तरह से प्रेजेंट करना है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट तरह के कंट्रीब्यूशन को डिफरेंट तरह के फंड्स में ले जाता है तो उन सारे फंड्स को हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है, किस तरह से शो करना है, ये डिफरेंट मेथड्स तुम्हें ये चीजें बता रहे होंगे। तो इसका मतलब है सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी होगा कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंड्स हो सकता है। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से फंड्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने तीन तरह के फंड्स लिखे हैं। नंबर 1 एंडोनमेंट फंड, नंबर 2 रिस्ट्रिक्टेड फंड, एंड नंबर 3 अनरिस्ट्रिक्टेड स्लैश जनरल फंड। सर तीनों में सबसे आसान तो अनरिस्ट्रिक्टेड और जनरल फंड है। यानी प्रैक्टिकली या जनरली एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अगर डोनेशंस या कंट्रीब्यूशंस या सब्सक्रिप्शंस वगैरह दी जा रही है विदाउट स्पेसिफाइंग एनीथिंग, विदाउट इम्पोजिंग एनी कंडीशन, विदाउट इम्पोजिंग एनी रिस्ट्रिक्शन, तो सर ये अनस्पेसिफाइड या जनरल फंड कहलाया जा रहा होगा। अगर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को आप प्रैक्टिकली देखते हो कि फॉर एग्जांपल आप किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए, वहां पे एक चंदे का डब्बा रखा हुआ है, आपने उस चंदे के डब्बे में पैसे डाल दिए, आपने उस पैसे डालने के साथ कोई पर्ची या कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लगाई कि इस पैसे को कहाँ खर्च करना है। आपने एक जनरल नेचर का कंट्रीब्यूशन कर दिया कि भाई मस्जिद में जहां भी जरूरत हो ये पैसा इस्तेमाल कर लिया जाए, ऐसा ही होता है। तो ये मोर और लेस अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड फंड में जा रहा होगा। या फॉर एग्जाम्पल कि कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल दिस सिटीजन फाउंडेशन। अब सिटीजन फाउंडेशन का अगर आप पूरा डोनेशन या कंट्रीब्यूशन का प्लान देखो ना तो उसमें कोई 8-10 तरह के डिफरेंट प्लान्स आ रहे होते हैं कि भाई आप एक बच्चे की एजुकेशन फाइनेंस करें, आप एक क्लासरूम की एजुकेशन फाइनेंस करें, आप एक बच्चे की एजुकेशन एज वेल एज पूरी अपब्रिंगिंग का खर्चा फाइनेंस करें, और उनके कोई 7-8 डिफरेंट तरह के प्लान्स बने हुए। लेकिन एक जनरल कैटेगरी भी होती है कि आपने पैसे दे दिए, अब टीसीएफ को जिस एरिया में जहां जरूरत हो वहां पे वो पैसा खर्च करे। तो इस तरह का जो पैसा जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन, जिसपे कोई स्पेसिफिकेशन, जिसपे कोई कंडीशन नहीं लगी हुई, वो पैसा किस फंड में जा रहा होगा सर? वो पैसा अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड में जा रहा होगा। फिर सेकंड एक चीज आती है रिस्ट्रिक्टेड फंड। रिस्ट्रिक्टेड फंड को मैंने यहाँ दो कैटेगरीज में बाइफरकेट किया है। वन इज कॉल्ड इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड। पहले हम एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड की बात करते हैं। अगर एक कंट्रीब्यूटर, अगर एक डोनर कोई कंट्रीब्यूशन करता है, कोई डोनेशन देता है, और इस कंट्रीब्यूशन या डोनेशन के साथ वो कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन लगा देता है कि भाई मेरा पैसा इस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। अगर कोई डोनर, अगर कोई कंट्रीब्यूटर कोई डोनेशन देता है, कोई कंट्रीब्यूशन देता है, और उस डोनेशन और उस कंट्रीब्यूशन के साथ एक कंडीशन लगा देता है, रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाई मेरा पैसा फला पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, तो इसे हम कहेंगे एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, और ये पैसा अल्टीमेटली एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में जा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक मस्जिद में लेट से रेगुलर नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हो, वहां पे एक चंदे का बॉक्स लगा हुआ है, आप रेगुलरली उसमें भी पैसा डाल देते हो। उस चंदे के डब्बे में जो आपने पैसा डाला वो कौन सी कैटेगरी की फंड या कौन सी कैटेगरी की कंट्रीब्यूशन थी?
अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल। फॉर एग्जाम्पल आप नमाज पढ़ रहे थे और आपको फील हुआ कि यार यहाँ पे जो है ना पंखों की बहुत बुरी हालत हुई है, तो जो भी वहां के खादिम वगैरह होते हैं आपने उससे कुछ पैसे दिए और आपने उन पैसों के साथ कह दिया कि यार यहाँ के पंखे रिप्लेस करवा लो। अब आपने ये जो पैसे दिए ना एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिए कि भाई इन पैसों से सिर्फ पंखों की जो मस्जिद के पंखे रिप्लेस हो रहे होंगे और कोई काम नहीं किया जा रहा होगा, तो ये एक एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन या एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहलाया जाएगा। या फॉर एग्जांपल आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो मस्जिद में बिजली नहीं है, आपने खादिम से पूछा कि यार लाइट क्यों नहीं चल रही यहाँ पे, तो उसने कहा कि सर असल में ना 3-4 महीनों के बिल ड्यू हो गए और बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है तो इलेक्ट्रिक वाले बिजली काट के चले गए। तो आपने उस खादिम को कुछ पैसे दिए और आपने कहा कि यार जो पिछले आउटस्टैंडिंग मंथ्स के ड्यूज बिल है ना, आउटस्टैंडिंग बिल है ना, आपने ये पैसों से वो बिल ही पे करने और किसी काम में नहीं लगा देना। तो सर ये कहलाई जाएगी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन और ये अल्टीमेटली एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में जा रहा होगा। यानी कोई बहुत रॉकेट साइंस बात नहीं बताई मैंने। अगर कोई डोनर अगर कोई कंट्रीब्यूशन डोनेशन या कंट्रीब्यूशन दे रहा है और उसका यूजेज उसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन एक कंडीशन लगा रहा है कि भाई इस पैसे को इस काम के लिए खर्च करना है, तो वो चीज आपकी एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन या एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में पैसा जा रहा होगा। क्या ये चीज समझ आती है हमें? अच्छा, जरूरी नहीं है कि जो फंड हम क्रिएट कर रहे हैं ये एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन के साथ हो। एट टाइम्स ऐसा होता है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की ट्रस्टीज, देखिए जनरली एक कंपनी में ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, एनपीओस में जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं होता है, वहां पे जनरली ट्रस्टीज का बोर्ड होता है, ट्रस्टीज होते हैं। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि किसी एनपीओ के जो मेंबर्स हैं या जो स्पॉन्सर्स हैं या जो ट्रस्टीज हैं वो इंटरनली डिसाइड कर ले कि भाई हमें एनपीओ में हर साल अपने फंड्स का, अपने कंट्रीब्यूशन का, अपने सरप्लस का कुछ कंपोनेंट किसी स्पेसिफिक पर्पज से सेट असाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, एक मस्जिद ही है लेट्स से, और मस्जिद में जो ना वॉशरूम्स की हालत बहुत खराब है। अब जनरली एक चीज मैं तुम्हें बताता हूँ कि जितने भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना, देखो होते तो वो फलाई चैरिटेबल पर्पस के लिए, लेकिन लोगों से पैसा निकलवाने के लिए ना उनको थोड़ा बहुत परसुएसिव अप्रोच या मार्केटिंग और सेल्स वगैरह पे काम करना पड़ता है। जनरली आपने देखा होगा कि आपके पास अगर कोई ब्लड डोनेशन वाले आ रहे हैं तो आपको देंगे भाई सेव 3 लाइफ प्लान कि भाई एक खून का तिया दे और 3 लोगों की जान बचाए। अब मैं आपके पास आऊं कि यार 1 लाख रुपए दो, एक बच्चे के कैंसर का इलाज करना है, और मैं आपके पास आऊं कि यार 1 लाख रुपए दो, मस्जिद के वॉशरूम्स बनाना है, तो तुम्हारा इंक्लिनेशन किस तरफ होगा कि यार मस्जिद के वॉशरूम को छोड़ो, वो जरूरी चीज नहीं है, मैं कैंसर पेशेंट के लिए पैसे दे देता हूं। ऐसा ही होता है ना जनरली। तो जनरली ये एनपीओस वगैरह ना ऐसे ऑब्जेक्टिव्स या ऐसी नरेशंस या ऐसी मार्केटिंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिसमें लोगों को परसुएट किया जाए। वॉशरूम के लिए पैसे चाहिए, हालांकि वो भी बहुत जरूरी एक फंक्शन है एनपीओ का कि भाई लेट्स से अगर मस्जिद है तो वहां पे प्रॉपर वॉशरूम्स होने चाहिए, लेकिन अगर वॉशरूम के नाम पे डब्बा लगाएंगे ना तो मेरे अगर लेट्स से आपके सामने मैं मस्जिद में 2 बॉक्सेस लगा दूं, एक में कहूं कि भाई ये वॉशरूम की मरम्मत करवानी है उसके लिए डब्बा है, और एक में कहूं कि भाई यहाँ जो है ना हमने सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हमने रिलीजियस किताबों को रखना है तो उसके लिए फंड चाहिए, तो ज्यादातर लोग किस में पैसा डाल रहे होंगे सर? उन किताबों के लिए पैसा डाल रहे होंगे ये सोचकर कि यार जब तक किताबें रहेंगी, जब तक वो जो रिलीजियस बुक पढ़ी जाएगी, मुझे जो है ना सदका जारिया मिल रहा होगा। वॉशरूम के केस में किसी के ध्यान में नहीं आएगा कि जब तक लोग वॉशरूम इस्तेमाल करेंगे मुझे फायदा होगा। तो ये थोड़ी सी एक मार्केटिंग या टेक्निक्स होती हैं एनपीओ लोगों को क्या कहेंगे मोटिवेट करने के लिए, परसुएट करने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो कि एनपीओ को करने होते हैं, लेकिन जिसके लिए हम डायरेक्टली डोनेशंस शायद इतने अट्रैक्टिव वे में नहीं मांग सकते। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर एक एनपीओ के वॉशरूम्स रिपेयर करवाने हैं, वॉशरूम कंस्ट्रक्ट करवाने हैं, तो एनपीओ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सॉरी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इंटरनली ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हम हर साल कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा या अपने सरप्लस का एक हिस्सा या अपनी इनकम का एक हिस्सा वॉशरूम की कंस्ट्रक्शन के लिए सेट असाइड कर देंगे, और जब वो कंट्रीब्यूशन होते होते हमारी लिमिट तक पहुंच जाएगी तो उसे वॉशरूम कंस्ट्रक्ट करवा रहे होंगे। तो ये वो रिस्ट्रिक्शन है जो कि डोनर की तरफ से, स्पॉन्सर की तरफ से, कंट्रीब्यूटर की तरफ से नहीं थी, बल्कि इंटरनली एक एनपीओ की ट्रस्टीज ने प्लेस की। सर इस तरह के फंड या इस तरह का जो आपने पैसा सेट असाइड किया, इसे हम इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में लेकर जा रहे होंगे। तो रिस्ट्रिक्टेड फंड कैन बी आइदर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड, कैन बी आइदर एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड। एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड तो क्या है कि डोनर ने, कंट्रीब्यूटर ने पैसा दिया
और उसने स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मेरा पैसा इस पर्पस के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए, दैट्स इट, ये एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड में जाएगा, ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहलाई जाएगी। सर आपने अगर देखें तो मैंने जनरल फंड के आगे अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का नाम लिखा है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड के आगे रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन का नाम लिखा है, यहाँ पे एंडोमेंट फंड की कोई चीजें एक्सप्लेन करता हूं उसके आगे एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन का नाम लिखा है, इसके आगे मैंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में जो पैसा जाएगा वो डोनर की तरफ से तो आ रहा होगा, लेकिन डोनर उसका पर्पस नहीं बता रहा होगा, क्योंकि अगर डोनर ने पर्पस बता दिया तो फिर वो तो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड या एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहलाया जाएगा ना। इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में पैसा जनरली कहां से आ रहा होगा? सर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में पैसा जनरली हमारे इंटरनल ट्रांसफर से आ रहा होगा, कि भाई जनरल फंड में पैसा रखा हुआ है तो कुछ पैसा यहां मूव करवा दिया, या हमने प्लान कर लिया कि हर साल की कंट्रीब्यूशन को पहले यहां लेके जाएंगे, 13% यहां लेके जाएंगे, या हर साल अगर सरप्लस आ गया तो सरप्लस का 13 हिस्सा यहां लेके जाएंगे। तो इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में कोई एक्सटर्नल कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं आ रही होगी, वो आपकी जनरल फंड या अनस्पेसिफिक फंड्स के थ्रू रूट होकर आ रही होगी। क्या ये चीज समझ आती है हमें? तो एक हमारे पास अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड हो सकता है, एक हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड फंड, इट कैन बी आइदर इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड, और लास्ट है हमारे पास एंडोमेंट फंड। अब एंडोमेंट फंड क्या होता है? एंडोमेंट फंड समझ ले, जनरली मैं सदका जारिया के लोगों को पैसा दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी मस्जिद में, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, किसी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हो, तो आपको मालूम है कि भाई मैंने डोनेशन दी, फॉर एग्जाम्पल किसी की एजुकेशन के लिए दी, वो पैसे एजुकेशन पे खर्च होंगे, आपको उसका जो भी सवाब वगैरह वो मिल जाएगा। आपने वो मस्जिद के लिए कंट्रीब्यूशन दिया, मस्जिद के जो वो इमाम होते हैं या जो खादिम होते हैं या जो जनरल खर्चा बचा वगैरह होता है वो खर्चा पे किया जाएगा, आपको सवाब मिल जाएगा। आपने यहाँ पे भी थोड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग की, आपने कहा यार मैं कोई ऐसी डोनेशन ना दूं जिससे मुझे जिंदगी भर सवाब मिले, या जिससे मुझे मरने के बाद भी सवाब मिले। यस, ऐसा भी हो सकता है। मैंने क्या किया भाई, मैंने क्या किया कि मैंने एक नॉन प्रॉफिट, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मस्जिद को 10 करोड़ रुपए दिए, और मैंने मस्जिद को कहा कि ये 10 करोड़ रुपए जो मैं आपको दे रहा हूं ना, ये आपने खर्च नहीं करना है, आप इस पैसों को या तो मेरे हिसाब से या अपने हिसाब से कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। फॉर एग्जाम्पल हमने एक बैंक में इन्वेस्ट कर दी, और इन पैसों पे जो सूद आएगा ना, सॉरी प्रॉफिट ऑन, या चलो जाने दे, हमने एक मस्जिद को 10 करोड़ रुपए दिए और हमने मस्जिद से कहा कि भाई इस 10 करोड़ रुपए से आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर लें। इस प्रॉपर्टी का जो रेंट आएगा ना, उस रेंट को आप अपने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव लिए इस्तेमाल करोगे, लेकिन ये जो मेरे लोन, जो मेरे डोनेशन की प्रिंसिपल अमाउंट है ना, आप उस प्रिंसिपल अमाउंट को यूज नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली बहुत सारे डोनर्स इसी तरह से डोनेशन देते हैं, वो कहते हैं भाई हमने अगर एक डोनेशन दी और वो पैसे खर्च हो गए तो हमें तो सवाब मिल गया, कहानी खत्म। हम तो कोई ऐसी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें ना कि एक ही बार डोनेशन दे और जिंदगी भर या मरने के बाद भी हमें सवाब मिल रहा हो। तो वो एनपीओ से क्या डिमांड करता है कि आप कोई एंडोमेंट फंड बनाए। एंडोमेंट फंड कब बनाया जा रहा होगा? जब डोनर डोनेशन पे ये कंडीशन लगा देगा कि आपने डोनेशन के प्रिंसिपल अमाउंट को यूज नहीं करना, आपने प्रिंसिपल अमाउंट को कहीं इन्वेस्ट करना है। वो किसी बैंक के अकाउंट में हो सकता है, वो किसी प्रॉपर्टी की परचेज में हो सकता है, वो किसी स्टॉक मार्केट में हो सकता है, या कोई और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। और उन इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज से जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही होगी, उन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू से जो इंटरेस्ट इनकम आ रही होगी, सर वो इन्वेस्टमेंट इनकम या वो इंटरेस्ट इनकम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरह का फंड या इस तरह की कंट्रीब्यूशन कहलाई जाएगी एंडोमेंट फंड या एंडोमेंट कंट्रीब्यूशन। अच्छा, इसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने आईकेप को 10 करोड़ रुपए की डोनेशन दी, मैंने आईकेप को 10 करोड़ रुपए की डोनेशन दी, मैंने आईकेप से कहा कि भाई आपने इस पैसे को खर्च नहीं करना, आपने इस पैसे को इन्वेस्ट करना है। इस पैसों के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो आपने, जो कि डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, उनकी एग्जामिनेशन फी या उनकी ट्यूशन फी को फाइनेंस करने के लिए सपोर्ट करना है। फिर मेरे जहन में ये आया कि यार आज 1 करोड़ रुपए पे लेट से पूरे साल का सूद बन जाता, आज 10 करोड़ रुपए के ऊपर पूरे साल का सूद बन जाता है लेट से 1 करोड़ रुपए, यानी कि मेरे इस 10 करोड़ रुपए से हर साल 1-1 करोड़ की इनकम आएगी और 1-1 करोड़ रुपए की जो अमाउंट है उससे बच्चों की ट्यूशन फी और एजुकेशन फी फाइनेंस होगी। लेकिन मैंने सोचा कि यार वक्त के साथ साथ तो इन्फ्लेशन भी आ रहा है और वक्त के साथ साथ तो चीजों की परचेसिंग जो पावर है वो भी लोगों की नीचे जा रही है, चीजें महंगी हो रही है। तो आज 1 करोड़ में लेट से कि जितने बच्चे अकोमोडेट हो जाएंगे आज से 5 साल बाद तो नहीं हो सकेंगे क्योंकि महंगाई हो चुकी होगी। तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं
कि मैंने आईकेप को 10 करोड़ रुपए दिए, मैंने आईकेप से कहा कि आपने इसे इन्वेस्ट करना है, जो इस पे इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी उस इन्वेस्टमेंट इनकम को आप कर दीजिएगा 30%, 70%। 30% इस इन्वेस्टमेंट में ही एक्यूमुलेट कर दीजिएगा और 70% से स्टूडेंट्स, डिजर्विंग स्टूडेंट्स को पैसे दे दीजिएगा। तो अब इससे क्या होगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट भी अपनी जगह या मेरी प्रिंसिपल अमाउंट भी अपनी जगह, वो वक्त के साथ साथ ग्रो भी होगा और साथ साथ उस अमाउंट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट इनकम का 70% आ रहा होगा वो डिजर्विंग स्टूडेंट्स की फलाह बहबूद पे खर्च भी हो रहा होगा। तो जहां पे डोनर ये कंडीशन लगाते हैं कि भाई आपने डोनेशन का प्रिंसिपल अमाउंट यूज नहीं करना, उस पे आने वाली इंटरेस्ट इनकम से वेलफेयर और चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है, ये डोनेशन एंडोनमेंट कंट्रीब्यूशन और ये कंट्रीब्यूशन एंडोनमेंट फंड में मूव हो रही होगी। क्या ये बातें समझ आती है हमें? तो हमने अभी तक क्या चीज बातें डिस्कस की है कि सर अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम प्रेजेंटेशन पे बात कर रहे होंगे, तो मैं सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट है, एक एनपीयू में कितनी तरह की इनकम्स हो सकती है, एक एनपीयू के एक्सपेंसेस तो जनरली मोर और लेस वही होते हैं जो एक नॉर्मल कमर्शियल कंपनी के होते हैं, ये सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस एरिया में हम दो डिफरेंट वेज में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करना सीखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट कैसे करना है, आइदर डेफरल मेथड आइदर रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड। और इन दोनों मेथड्स में बेसिकली एक एनपीयू में जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है वो कंट्रीब्यूशन जिस फंड में जा रहा है उनको पर्टिकुलर वे में प्रेजेंट करने का तरीकेकार बताया जा रहा होगा। फंड्स की बात की तो फंड्स तीन तरह के होंगे, इट कैन बी आदर एंडोनमेंट, इट कैन बी आदर रिस्ट्रिक्टेड, इट कैन बी आदर अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड फंड या अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूशन है जिसपे डोनर ने या कंट्रीब्यूटर ने कोई यूज के हवाले से कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, कोई पर्पस नहीं बताया कि ये डोनेशन क्यों दी जा रही है, ये अनरिस्ट्रिक्टेड या जनरल फंड में जा रही होगी। रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन में इट्स दो बातें हो सकती है, इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड या एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड। अगर डोनर डोनेशन या कंट्रीब्यूशन देते वक्त स्पेसिफाई करते हैं कि इस पर्पस के लिए पैसा है, वो पर्पस कोई भी हो सकता है, वो पर्पस एनपीओ के एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए भी हो सकता है, वो पर्पस एनपीओ के लिए किसी एसेट की परचेस करने से पर्टेनिंग भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें लिंक करवाऊं, हमने IS-20 में गवर्नमेंट ग्रांट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। गवर्नमेंट ग्रांट वाज फॉर आइदर एक्सपेंसेस और आइदर एसेट। इसी तरीके से यहाँ पे जो एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होगा वो या तो कि एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए होगा या एसेट परचेस करने के लिए होगा। ऑब्जेक्टिव या बेस क्या है कि डोनर की तरफ से, स्पॉन्सर की तरफ से, कंट्रीब्यूटर की तरफ से कोई ना कोई रीजन स्पेसिफाई कर दिया जाए। अगर एक एनपीओ के ट्रस्टी इंटरनली कुछ फंड्स या कुछ अमाउंट सेट असाइड कर देते हैं कि भाई इस स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए हम ये पैसा सेट असाइड कर रहे हैं, तो उसे हम इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड में लेके जा रहे होंगे। और लास्ट हमारे पास एंडोनमेंट फंड, जहां पे डोनर या कंट्रीब्यूटर डोनेशन की प्रिंसिपल अमाउंट को खर्च करने पे पाबंदी लगा देगा, लेकिन उस प्रिंसिपल अमाउंट को इन्वेस्ट करके जो इन्वेस्टमेंट इनकम आ रही होगी उससे फिर फलाह बहबूद के काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये बातें समझ आती है हमें?